हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाज एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है और हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने बाकी सारी की सारी फंक्शनिंग देख ली थी कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस ऑर्गन का क्या क्या काम था और हमारा जो भोजन का डाइजेशन हो रहा था, जो हमारा फूड का डाइजेशन हो रहा था, वो किस किस तरीके से हो रहा था। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का हमने पूरा का पूरा पोर्शन देख लिया था। अब हमारा जो पोर्शन है वो रह गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके हमने दो पार्ट देखे थे। कौन कौन से दो पार्ट देखे थे? एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स होते क्या हैं और ग्लैंड्स के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड्स हमारे एक तरीके की ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। मतलब बहुत सारी सेल्स क्या करेंगी, आपस में मिल करके कोई ना कोई सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगी, वो कोई ना कोई सिक्रीशन छोड़ेंगी, कोई ना कोई सिक्रीशन छोड़ेंगी। ठीक है, मतलब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल करके कोई ना कोई सब्सटेंस क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी, बाहर छोड़ेंगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोई भी ग्लैंड्स बोलेंगे। ठीक है, अब जो सिक्रीशन आया है उसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो ग्लैंड्स क्या करेंगी, हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगी, या तो वो हॉर्मोन सिक्रीट करेंगी या फिर वो एंजाइम्स सिक्रीट करेंगी। ठीक है, अब इस चीज के बेसिस पे कि ये जो सिक्रीशन हो रहा है वो हमारी ग्लैंड्स डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर रही हैं या फिर हमारी बॉडी के सरफेस पे सिक्रीट कर रही हैं, उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, ग्लैंड्स को दो टाइप से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो हमारी ग्लैंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन कितने टाइप की हैं? दो टाइप की हैं। कौन कौन सी? एक तो एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल्स थी वो हमारी थी क्या तरीके से थी, और ग्लैंड क्या था? ग्लैंड हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स था। ठीक है, तो मान के चलो ये एक ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स कोई भी सब्सटेंस है वो सिक्रीट करेंगी और अगर वो हमारी बॉडी के सरफेस पे आएगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब जैसे कि ये सेल्स हैं, ये एक एक सेल्स मिलके क्या करेगी, अपना कोई ना कोई सिक्रेशन छोड़ेगी, कुछ ना कुछ ये प्रोड्यूस करेगी। और प्रोड्यूस करने के बाद ये तो है नहीं कि सेल उस सब्सटेंस को अपने अंदर रखेगी, वो सेल अपने बाहर क्या कर देगी, उसको सिक्रेट आउट कर देगी, जो भी इसने मटेरियल बनाया है। ठीक है, चाहे वो हार्मोन इसने बनाए हैं, चाहे वो एंजाइम इसने बनाए हैं, वो क्या कर देगी, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो सेल की बॉडी से यहाँ पे आ गए सारे के सारे एंजाइम्स, बाहर आ गए। ठीक है, अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि इस ग्लैंड के अंदर ही ये सिक्रेशन एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अब ये जितना भी सारा का सारा मटेरियल इस बॉडी के बीच में आ गया है, इस ग्लैंड के अंदर सेल्स से सिक्रेट होके इसके बीच के पोर्शन में इकट्ठा हो गया है। अब क्या होगा, ये एक डक्ट है। डक्ट का मतलब होता है कोई भी नलिका। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्लैंड था, ये क्या है, हमारा बॉडी का सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, हमारी ग्लैंड है, ये डक्ट है, और ये क्या है, हमारा बॉडी का सरफेस है। ठीक है, अब ग्लैंड के अंदर जो सेल्स ने सिक्रेट आउट किया था वो तो ग्लैंड के अंदर एक टाइम के लिए स्टोर हो गया, थोड़ी देर के लिए। अब क्या होगा, ये सिक्रेशन यहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है, परमानेंटली हम इस सिक्रेशन को, जो सेल्स ने सिक्रेट किया है, उसको इसके अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लैंड से बाहर निकालना पड़ेगा, इस सिक्रेशन को। ठीक है, तो अब ये सिक्रेशन क्या करेगा, इस डक्ट से, इस नलिका से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ पे हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो इस टाइप के ग्लैंड्स जो कि एक डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन क्या कर देते हैं, बॉडी सरफेस के ऊपर छोड़ देते हैं, हम ऐसी ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है आउटर सरफेस पे, एक्सो का मतलब होता है आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होंगे, ऐसे ग्लैंड्स जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेगी, अपना कोई ना कोई सिक्रीशन छोड़ेगी और उस सिक्रीशन को एक डक्ट के थ्रू, एक नलिका के थ्रू क्या कर देगी, अपनी बॉडी के सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर देगी उस सिक्रीशन को। तो इस टाइप के ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे, ठीक है। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, डक्ट वाले ग्लैंड, ठीक है। जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं कि इनके अंदर डक्ट है, तो उसको डक्ट ग्लैंड्स भी हम बोल सकते हैं। तो अब ये पूछोगे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, मतलब जो हमारी पसीने की ग्रंथियां होती हैं, वो क्या होती हैं, एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही होती हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा जो बॉडी का सरफेस है उसके ऊपर पसीना आता है ना, अंदर तो नहीं आता, ठीक है। तो हमारा पसीना कहाँ पे आता है, हमारा पसीना आता है बॉडी के सरफेस पे, और वो कैसे आया होगा, हमारी स्किन के नीचे, ठीक है। हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है उसके नीचे कुछ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसी तरीके से, ठीक है। ये हमारा बॉडी का सरफेस है, इसी तरीके से क्या है, कोई भी ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, स्वीट का मतलब पसीने का सिक्रीशन होगा, और ये पसीना क्या करेगा, इस डक्ट से होता हुआ हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया ये, और दूसरा कौन सा हो सकता है एग्जाम्पल, दूसरा हो सकता है हमारे टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स भी क्या है, एक तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि जो हमारे आंसू आते हैं वो भी हम बाहर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर आंसू आ रहे हैं। तो जो हमारे टीयर ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेम एज इट इज इसी तरीके से एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। सेल्स का एक ग्रुप होगा जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा, और वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, टीयर्स की करेगा, आंसुओं की फॉर्मेशन करेगा। और वो आंसू क्या करेंगे, एक डक्ट के थ्रू होते हुए हमारी आंख में ऐसे देखोगे ना, तो यहाँ पे छेद होते हैं दोनों साइड में, ठीक है। यहाँ पे भी छेद होगा और इस साइड में भी एक छेद होगा, उसके थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी के सरफेस के ऊपर, जैसे कि आंख के जो हमारी ये लाइनिंग होती है नीचे की, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे जो टीयर्स हैं वो फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम क्या बोल सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो टीयर ग्लैंड्स थे वो हमारी बॉडी के सरफेस के नीचे प्रेजेंट थे, और उन्होंने अपना सिक्रीशन क्या कर दिया, एक डक्ट के थ्रू बॉडी सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। और कौन कौन से ग्लैंड्स हो सकते हैं, और हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक तरीके के कौन से ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मतलब उनका सिक्रीशन हम कहाँ पे देख सकते हैं, उनका सिक्रीशन हम हमारी बॉडी के सरफेस पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम हमारा मुंह खोल के देखते हैं तो हमें कोई भी सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं दिखाई देती, क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो हमारी बॉडी सरफेस के नीचे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस के नीचे प्रेजेंट है तो, लेकिन हमें उनका सिक्रीशन तो दिखता है, और ये हमने अभी भी पढ़ा था कि हम जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे हमें उनका सिक्रीशन हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर दिखेगा, वो ग्लैंड्स हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्लैंड्स तो हमारी बॉडी सरफेस के नीचे प्रेजेंट होती हैं, और एक डक्ट के, एक नलिका के थ्रू क्या कर देती हैं, ये सलाइवा को बॉडी सरफेस के ऊपर छोड़ देती हैं। जैसे हम मुंह खोलते हैं तो हमारा जो माउथ है वो मॉइस्ट होता है ना पूरा का पूरा, तो ये मॉइस्ट किसकी वजह से है, ये सलाइवा की वजह से हमारा मॉइस्ट है, ठीक है। तो इसका सिक्रीशन को हम देख सकते हैं, हम हमारी लार को देख सकते हैं, लेकिन हम सलाइवरी ग्लैंड्स को नहीं देख सकते, क्योंकि ये हमारे बॉडी सरफेस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के क्या थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थे।
अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, उनके अंदर क्या खास बात होगी, देखो इसी तरीके से क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, क्योंकि ग्लैंड्स क्या होते हैं, सेल्स का एक ग्रुप ही होता है, वो क्या करेंगे, इन ग्लैंड्स का काम है कोई ना कोई सिक्रीशन छोड़ना, ठीक है। ये क्या होगी, हमारी बॉडी का सरफेस होगी। सेम इसी तरीके से ये क्या है, हमारा सरफेस है, सरफेस भी कौन सा है, बॉडी का सरफेस, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखने की है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थे उसके अंदर हम कौन यूज कर रहे थे, बॉडी का सरफेस यूज कर रहे थे, लेकिन अपने इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर हमारे बॉडी का सरफेस नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगी, हमारी ब्लड स्ट्रीम। यही एक डिफरेंस की चीज है क्या, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो सिक्रीशन होगा, ग्लैंड के अंदर जो भी प्रोडक्ट बना है उसका जो सिक्रीशन होगा, पहली बात तो वो डक्ट के थ्रू होगा, दूसरी बात वो सारा का सारा जो सिक्रीशन है वो बॉडी सरफेस के ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर जो भी सिक्रीशन होगा, जो भी ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगी, वो सारा का सारा मटेरियल डायरेक्टली किसके अंदर चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा, वो बॉडी के सरफेस पे कभी नहीं आएगा। तो ये क्या है, इसका मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात, उस डायग्राम के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे एक डक्ट प्रेजेंट है जो इस सिक्रीशन को बाहर निकालने का काम करेगी, लेकिन इस डायग्राम के अंदर जो कि एंडोक्राइन का है, एंडोक्राइन ग्लैंड के इस डायग्राम के अंदर हमें कोई भी डक्ट दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या है, हम इस ग्लैंड को क्या बोल सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। अब डक्टलेस क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डक्ट की फॉर्मेशन हमारे नहीं हो रही है। अब क्या होगा, ये जितना भी सिक्रेशन करेंगे ना, क्योंकि इन सेल्स का क्या काम है, ग्लैंड की सेल्स का कोई ना कोई चीज सिक्रेट करने का काम है, अब ये सिक्रेशन तो होगा, ठीक है। अब ग्लैंड के अंदर एक चीज और हमने पढ़ी थी कि इसके अंदर यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए स्टोर भी नहीं होके रह सकता, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये बाहर तो निकालना पड़ेगा, लेकिन ये बाहर कहाँ निकालेगा, क्योंकि बॉडी सरफेस तक पहुंचने के लिए इसके पास डक्ट नहीं है, तो ब्लड आएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली इनका सिक्रेशन चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारी ब्लड स्ट्रीम है, और इसके अंदर डायरेक्टली किसका सिक्रेशन चला जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। हमने जब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट की फॉर्मेशन थी, इसमें डक्ट की फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमने एक चीज और देखी थी, वो मोस्टली एंजाइम्स को सिक्रेट कर रही थी, ठीक है, एंजाइम्स को सिक्रेट कर रही थी, अपने सिक्रेशन के अंदर किसको छोड़ रही थी, एंजाइम्स को। लेकिन जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके अंदर क्या सिक्रेशन होगा, उसके अंदर मोस्टली हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, का सिक्रेशन होगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। तो ऐसी ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, वो सीधा किसके अंदर करेंगी, पहली बात तो वो सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको सिक्रेट आउट करेंगे, और उसके लिए किसी भी डक्ट की हमें जरूरत नहीं है। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोल सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये दो चीजें किस चीज के लिए समझाने के लिए थी, क्योंकि हम अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ चुके हैं, अब हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो तभी पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। तो अब पता चल गया कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक टाइप की सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, और वो जो सेल्स का ग्रुप है वो क्या करेगा, कोई ना कोई सिक्रेशन अपने अंदर से छोड़ेगा। अब वो भी कितने टाइप के थे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, ऐसे ग्लैंड्स जिसके अंदर कोई भी डक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, वो अपना सिक्रेशन क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं, और इस सिक्रेशन के अंदर मोस्टली क्या चीजें होंगी, सारे के सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थे वो क्या थे, उसके अंदर किसकी सिक्रेशन होती है, एंजाइम्स की सिक्रेशन होती है, और एक डक्ट के थ्रू वो सिक्रेशन बॉडी सरफेस के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब एक काम की चीज है, क्योंकि हमें किसके बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। अब अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं तो इसका मतलब ये भी किससे बने हुए हैं, ये ग्लैंड्स भी
ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए होंगे। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये भी क्या करेगी, कोई ना किसी चीज का क्या करेगी, सिक्रेशन ही करेगी। ठीक है, अब ये सिक्रेशन करेगी तो अभी हमने ग्लैंड्स के दोनों टाइप देखे थे, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से टाइप के होंगे, तो हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं वो सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो सारे कौन से नेचर के होंगे, एक्सोक्राइन नेचर के होंगे। मतलब ये सारे के सारे ग्लैंड एक डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन क्या करेंगे, बॉडी सरफेस के ऊपर सिक्रेट कर देंगे। ठीक है, बॉडी सरफेस का ये मतलब नहीं है कि हमें बाहर स्किन दिख रही है तो सिर्फ यही बॉडी का सरफेस है। हमारे जो मान लो इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स हैं, हमारा स्टमक है, उसके अंदर भी अगर कोई बाहर उस स्टमक के पूरे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उस स्पेस में भी अगर कोई चीज सिक्रेट हो रही है तो वो भी कौन से में काउंट होगी, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही काउंट होगी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो अपना सिक्रेशन एक डक्ट के थ्रू क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे एक्सोक्राइन नेचर के हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट कौन सा, पैंक्रियाज। ऐसा नहीं है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये कैसा है, ये ड्यूअल नेचर का है, मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, एक्सोक्राइन की भी और एंडोक्राइन की भी। ठीक है, एक्सोक्राइन की भी और एंडोक्राइन की भी। एक्सोक्राइन की किस तरीके से करेगा, ये एंजाइम्स को सिक्रेट करके, ये एंजाइम्स को सिक्रेट करके तो एक्सोक्राइन नेचर को दिखा देगा अपने। ठीक है, और ये हॉर्मोन्स को सिक्रेट करके अपना एंडोक्राइन ग्लैंड होने का फंक्शन शो कर देगा। ठीक है, तो पैंक्रियाज होती है, उसको हम एक और नाम देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो पैंक्रियाज क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मिक्स ग्लैंड होती है, जिसका हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पैंक्रियाज ना तो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, ना ही सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन की तरह काम करती है, ये दोनों चीजों को सिक्रेट करती है। जो ये हॉर्मोन्स को सिक्रेट करेगी, हॉर्मोन्स कौन सा सिक्रेट करती है, इंसुलिन। तो ये जो हार्मोन सिक्रेट करने का काम करेगी, ये तो सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रेट कर देगी, और दूसरी चीज जो ये एंजाइम्स सिक्रेट कर रही थी वो किसके अंदर सिक्रेट कर देगी, जो एक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाज अपना डक्ट के थ्रू क्या कर देगी, सिक्रेशन जो जिसके अंदर एंजाइम्स है उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट आउट कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिक्स ग्लैंड हम इसको बोल सकते हैं, ये ड्यूअल नेचर दिखा रही है, दोनों प्रॉपर्टी शो कर रही है, एक्सोक्राइन की भी और एंडोक्राइन की भी। ये तो था ग्लैंड्स के बारे में। अब आ गए हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पता है कितने पार्ट थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, माउथ, देन बक्कल कैविटी, उसके बाद थी ईसोफेगस, अब ये बोलोगे कि फेरिंक्स भी था, फेरिंक्स भी था, लेकिन हर एक पार्ट को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद आ गया था स्टमक। ठीक है, उसके बाद थी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद थी लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में था एनएस। ये जस्ट एक ओपनिंग थी जिसके थ्रू फीकल मैटर क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा ट्रैक दिख रहा है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, उसी के अंदर बीच बीच में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कौन से पोर्शन के अंदर कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और वो कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं। अब एंजाइम सिक्रेट करने की क्यों बोली, क्योंकि हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होंगे पैंक्रियाज को छोड़ के, जो कि ड्यूअल नेचर दिखा रही है, वो सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसका सिक्रेशन करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब
कौन से पार्ट के अंदर कौन से एंजाइम्स सिक्रेट होंगे उनके बारे में देखना है और कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे कि माउथ है, माउथ क्या था, माउथ तो जस्ट हमारी एक ओपनिंग हुआ करती थी जिसके थ्रू हम क्या करते थे, फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेने का काम करते थे और माउथ का कोई काम नहीं था, ठीक है। और ये किससे सराउंड था, हमारे दो मस्कुलर लिप्स से सराउंड है, ठीक है। तो माउथ क्या है, एक तरीके की ओपनिंग ही है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को अंदर लेके जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट था हमारा बक्कल कैविटी। अब जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्लैंड्स, ठीक है। बक्कल कैविटी में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बक्कल कैविटी में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे और ये थे कौन से नेचर के, एक्सोक्राइन नेचर के। एक्सोक्राइन नेचर के हैं तो इसका मतलब डक्ट भी होगी और ये कोई ना कोई एंजाइम्स की भी फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं ये हमारी बक्कल कैविटी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनकी नंबर कितने होते हैं, ठीक है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं टोटल हमारे मुंह के अंदर जो बक्कल कैविटी है, ठीक है। अब बक्कल कैविटी भी कौन सा पोर्शन है, माउथ के अंदर जाकर के हमारे दो पोर्शन हुआ करते थे, एक तो वेस्टिब्यूल और एक बक्कल कैविटी। वेस्टिब्यूल कौन सा पोर्शन था, वेस्टिब्यूल वो पोर्शन था जब हम हमारे दांतों को बंद कर लेते हैं और लिप्स और टीथ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है जहां पे हम ब्रश करते टाइम जहां जहां भी ब्रश जाती है उसको हम बोलते थे वेस्टिब्यूल। और उसके पीछे का जो पार्ट है फेरिंग्स से लेकर के कहाँ तक का, हमारे दांतों के अंदर तक का, उस पार्ट को हम बोलेंगे बक्कल कैविटी। तो जितने भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब बक्कल कैविटी के अंदर टोटल कितने होते हैं, 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं। पेयर का मतलब है टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होंगे, टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स कितने प्रेजेंट होंगे, 6। और अगर पेयर की बात करें तो 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के। अब उनकी पोजीशन कहाँ पे होगी और वो सिक्रीट क्या करेंगे, ठीक है। सिक्रीट किस चीज का करेंगे, अब अगर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तो वो सलाइवा को सिक्रीट करेंगे। अब ये सलाइवा क्या होता है, सलाइवा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तो वाटर कंटेंट मिलेगा मतलब H2O मिलेगा या फिर वाटर लिख लो। अब उसके बाद इसमें एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट होंगे सलाइवा के अंदर, तो सलाइवा के अंदर हमारा टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसका काम क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन करना होता है, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन करना होता है और वो उसको ट्रांसफॉर्म किस में करेगा, माल्टोज के अंदर उसको चेंज कर देगा, ठीक है। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और कितने प्रेजेंट होंगे, 3 पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे पेयर सिक्रेट क्या करेंगे, सलाइवा को सिक्रेट करेंगे। अब सलाइवा क्या होती है, जो हमारी लार होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। और उस सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर पानी होता है, क्योंकि हम देखते हैं ना जो लार होती है वो लिक्विड टाइप की होती है, तो वो किसकी वजह से, हमारे H2O की वजह से। अब उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, क्योंकि ग्लैंड्स का क्या काम था, सिक्रेशन करना। अब भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो उसका सिक्रेशन के अंदर एंजाइम्स तो प्रेजेंट होंगे। एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, टाइलिन एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स के अंदर चेंज करना, ठीक है। एंजाइम्स का क्या काम होता है, एंजाइम्स एक तरीके के क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमने जितना भी खाना खाया है उसके अंदर सारी चीजें हैं, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, ठीक है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, स्टार्च भी है, फैट भी है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जब वो एंटर करेगा तो अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग टाइप से डाइजेशन होगा और डाइजेशन में हेल्प कौन करते हैं, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो अगर माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट है, अगर सिर्फ और सिर्फ टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट है तो फूड के अंदर जितना भी वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा। उसको नहीं पता कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होती है, उसको किसी के बारे में नहीं पता, उसको सिर्फ और सिर्फ कौन दिखेगा, स्टार्च दिखेगा,
ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो अपने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने नेचर के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर वो टाइलिन एंजाइम है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन करेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा, ठीक है। और स्टार्च को किसके अंदर चेंज कर देगा, स्टार्च को वो माल्टोज के अंदर चेंज कर देगा, जिसका कैसा टेस्ट होता है, बहुत ही स्वीट टेस्ट होता है। इसी कारण जब हम रोटी खाते हैं कई बार, ठीक है, अकेली अगर चपाती खाएंगे तो उसको जब चबाते जाएंगे सलाइवा के साथ मिक्स होके वो क्या करेगा, अपना टेस्ट चेंज कर देगा। किस टाइप का टेस्ट हो जाएगा उसका, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। वो किसके कारण है, स्टार्च का माल्टोज में चेंज होने के कारण उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, स्वीट टेस्ट हो जाता है। और सलाइवा के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हमने कोई भी खाना खाया है तो बॉडी का हर एक पार्ट ये कोशिश करेगा कि हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स जाएं। अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट या फिर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर रहा है तो उसको किल करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे या फिर ऐसे सिक्रीशन होंगे जो उनको किल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, एक तो वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है, दूसरा टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट है, और तीसरा सलाइवा के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। अब इनके काम क्या क्या है, लाइसोसोम का तो काम है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करने का जो हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ में आए हैं, और जो हमारा टाइलिन एंजाइम है उसका काम है क्या करने का, उसका काम है स्टार्च का डाइजेशन करने का, ठीक है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का, ठीक है। लेकिन जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60% के आसपास ही हो पाता है। क्यों, क्योंकि हम फूड को माउथ के अंदर ज्यादा देर तक चबाते नहीं है, ठीक है। इसी कारण से क्या हो जाता है, उसका डाइजेशन कम हो पाता है। अच्छा, उसके बाद अब जो पूरा का पूरा सलाइवा है उसकी और क्या फंक्शनिंग होगी, सलाइवा की एक तो माइक्रोब्स को किल करने की, दूसरा स्टार्च का डाइजेशन करने की, तीसरा जो हमने फूड खाया है उसको, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में आगे भी पहुंचाना है, ये तो है नहीं हम उसको पकड़ पकड़ के आगे धकाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको धक्का नहीं लगाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस फूड को स्मूथ करना पड़ेगा। तो वो स्मूथनिंग का काम कौन करेगा, सलाइवा करेगा, ठीक है। जो हमारी लार होती है वो फूड के अंदर मिलके उसको क्या कर देगी, सॉफ्ट कर देगी, जिसके कारण वो आसानी से इसोफेगस के अंदर ट्रेवल करके आगे जा सकता है। तो ये था माउथ के अंदर हमारा डाइजेशन। अब एक चीज रहेगी, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो 3 पेयर्स प्रेजेंट हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक पेयर तो जो हमारे कान होते हैं उनके जस्ट नीचे, ठीक है, ये जो पोर्शन दिखता है हमारा जो जबड़ा होता है यहाँ पे कानों के बिल्कुल नीचे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिहाइंड ईयर्स बोल सकते, ठीक है, बिहाइंड ईयर्स हमारे कानों के जो पीछे, ठीक है, कानों के पीछे ये वाला जो पोर्शन है और इस साइड का जो पोर्शन है, एक ग्लैंड इस साइड और एक ग्लैंड इस साइड, तो इसका मतलब ये एक पेयर हो गया। तो एक सलाइवरी ग्लैंड्स का पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे जो कान है उनके नीचे पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्लैंड कौन, दूसरा जो पेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो हमारा लोअर पोर्शन होता है जबड़े का, ठीक है, जो लोअर जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। जो हमारा लोअर जो होता है, एक पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, देखो फर्स्ट पेयर तो यहाँ पे प्रेजेंट था, दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट होगा नीचे की तरफ, ठीक है। और जो तीसरा पेयर होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है उसके जस्ट बिलो, हमारी जो टीथ होती है उसके जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स का एक और पेयर होगा। तो टोटल पेयर कितने हो गए, 1 2 और 3। अगर पेयर 3 है तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितने हो गए, तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 ग्लैंड्स हो गए।
ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या काम करेंगे, सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करेंगे, और उसकी फंक्शनिंग भी हमने देख ली है। ठीक है, तो ये था माउथ के अंदर डाइजेशन की बात। अब उसके बाद कौन से पोर्शन के अंदर आगे, उसके बाद हम आगे फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जस्ट एक कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, ना वहां पे कोई डाइजेशन होता है, वहां पे किसी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, और ना वहां पे कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर क्या होगा, जो हमारा फूड था वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर के किसकी फॉर्मेशन करेगा, बोलस की फॉर्मेशन करेगा। सलाइवा प्लस फूड किसकी फॉर्मेशन करेगा, बोलस की। तो अब हम फूड का जिक्र नहीं करेंगे, जब वो माउथ से, अगर हमारी बक्कल कैविटी से आगे के पैसेज में आ गया तो हम उसको फूड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलस बोलेंगे। और बोलस क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ फूड जिसके अंदर स्टार्च का पार्शियली डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो अब फूड नहीं, उसको क्या नाम देंगे, बोलस नाम देंगे। तो हमारे ईसोफेगस के अंदर किसने एंटर किया है, बोलस ने एंट्री की है। ठीक है, लेकिन पढ़ना किसके बारे में है, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हम पूरा देख चुके हैं। तो ईसोफेगस के अंदर हमारी कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ईसोफेगस के अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, और म्यूकस ग्लैंड डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं करती हैं। ठीक है, डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं करती हैं। ठीक है, तो फिर इसका म्यूकस का क्या काम होगा, देखो ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। ईसोफेगस की जो कैनाल होती है उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है, जो हमारा बोलस माउथ से आया है, बक्कल कैविटी से आया है, उसको जस्ट ट्रांसफर करने का काम होता है, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो अब इस म्यूकस का क्या काम है, देखो हमें पता है कि जो हमारी ईसोफेगस है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बनी हुई है। अब जो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ था, चलो वो तो सॉफ्ट हो गया था, लेकिन अगर मान के चलो हम ज़्यादा टाइम तक हमारा जो फूड है उसको माउथ में नहीं रखते और वो ज़्यादा मॉइस्ट नहीं हो पाया, तो फिर उसके आगे तक पहुंचाना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि जिस भी पैसेज में से वो बोलस जा रहा है वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो स्मूथनिंग के लिए क्या सिक्रीट होगा, म्यूकस होगा, वो क्या करेगा, पाथ को स्मूथ कर देगा। ठीक है, जब बोलस इसके अंदर से जाएगा तो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स बताई थी एक। ठीक है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स क्या थी, वो ऐसी मूवमेंट थी, ईसोफेगस की वॉल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी एक बार रिलैक्स होगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी एक बार रिलैक्स होगी। जैसे कि पैसेज बताया था, ये ईसोफेगस की वॉल है, यहाँ से एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी, खुल जाएगी, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि कई बार कोई भी चीज ले ली, ठीक है, कोई भी विस्कस सी चीज लेके आते हैं, तो उसको अगर बाहर निकाल, जैसे कि कोलगेट होती है, कई घरों में क्या करते हैं, जब छोटे होते थे तो कोलगेट को पूरी तरीके से यूज करने के लिए क्या करते थे, पीछे से उसको ज्यादा दबाते थे। ठीक है, ताकि उसका मटेरियल आगे चला जाए। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से मूवमेंट किसके अंदर करवाएंगे हम, ईसोफेगस के अंदर करवाएंगे। ऊपर से उसको दबाते रहेंगे जब तक वो फूड नीचे ना चला जाए, हमारे स्टमक तक ना पहुंचा जाए। ठीक है, तब तक क्या करेंगे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं। अब ग्लैंड कौन सी प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ फूड को स्मूथ करने का काम है। अब ये म्यूकस क्या होगा, इस लाइनिंग के अंदर ऐसे सिक्रेट होता रहेगा, सिक्रेट होकर के ईसोफेगस की जो ये वॉल है यहाँ पे बिल्कुल चिकना चिकना इस तरीके से फैल जाएगा ये पूरी ईसोफेगस की वॉल के अंदर। ठीक है, और हाँ, ये म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, इस साइड में प्रेजेंट होंगे, और वो अपना एक डक्ट के थ्रू क्या कर देंगे, सिक्रीशन ईसोफेगस के अंदर छोड़ देंगे। अब इसके कारण क्या हो गया, ये वॉल बिल्कुल स्मूथ हो गई। जो भी फूड पार्टिकल इसके अंदर से आएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी तो इसको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी फूड को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो ईसोफेगस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, जो किसका सिक्रेशन कर रही थी, म्यूकस का सिक्रेशन कर रही थी। ठीक है, जिसका काम क्या था, फूड को स्मूथली आगे पहुंचाने का काम था। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन कौन सा आ गया, नेक्स्ट पोर्शन आ गया हमारा स्टमक का। स्टमक का पोर्शन आ गया। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक भी
स्टमक के अंदर भी डाइजेशन होता है, ठीक है, और डाइजेशन करवाएगा कौन? एंजाइम्स करवाएंगे डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स के अंदर चेंज करना, ठीक है, और ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा हमारा स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स सिक्रेट हो रहे होंगे, और वो एंजाइम्स सिक्रेट को कहाँ से होंगे? वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स से सिक्रेट होंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि स्टमक के अंदर डाइजेशन किस चीज का होगा और कौन से ग्लैंड प्रेजेंट हैं और कौन से उसके सिक्रेशन है, कौन से वो एंजाइम्स सिक्रेट कर रहे हैं। तो स्टमक के अंदर जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। कौन से ग्लैंड्स बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक वर्ड यूज होता है किसके लिए? हमारे स्टमक के लिए। तो स्टमक के वॉल्स के अंदर जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हम उसको बोलेंगे क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर 3 टाइप की सिक्रेशन होता है, ठीक है, 3 टाइप का सिक्रेशन होता है। कौन कौन सा? अब है ना, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है। अब उसकी जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होगी ना, जो हमारे स्टमक की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, जो अंदर की परत होती है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो सेल्स क्या करेंगी? कुछ ना कुछ सिक्रेट करती रहेंगी, ठीक है। एक तो होती हैं चीफ सेल्स, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होंगी? चीफ सेल्स प्रेजेंट होंगी और हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। चीफ सेल्स, हिपैटिक सेल्स, आई थिंक इस तरीके से अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसको चलो मेंशन ना भी करें हम एक टाइम के लिए, ठीक है। तो क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? सेल्स को रहने देते हैं, ये आपके लेवल का भी नहीं है ज्यादा। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे स्टमक के अंदर अलग अलग टाइप के सिक्रेशंस होंगे जो कि किसमें हेल्प करेंगे? हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से सिक्रेशन होंगे? एक चीज तो यहाँ पे सिक्रेट होगी, HCl का प्रोडक्शन होगा। एक चीज होगी यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होगा हमारे स्टमक के अंदर, और एक चीज किसका होगा? पेप्सिनोजन, ठीक है। अब ये चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो हमारी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो 3 चीजों को सिक्रेट करवाती है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में काम आएंगे। अब वो है कौन कौन सी चीजें? एक तो चीज सिक्रेट होगी HCl, दूसरी चीज होगी पेप्सिनोजन, और तीसरी चीज क्या होगी? म्यूकस। और हाँ, हमने जो बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे, उसमें जो सलाइवा का पीएच होता है वो स्लाइटली कैसा होता है? एसिडिक पीएच होता है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है। और साथ पे हमें पता है न्यूट्रल है, तो 6.8 क्या होता है? हमारा सलाइवा का पीएच होता है, सलाइवा का पीएच होता है, ठीक है। पीएच स्केल कहाँ से होता है? हमारा 0 से लेके 14 तक हमारा पीएच स्केल होता है। 0 के ऊपर सबसे ज्यादा एसिडिक वैल्यू होती है जो वो 0 होती है, 7 पे न्यूट्रल वैल्यू होती है, और 14 पे कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा बेसिक होती है वो वैल्यू होती है हमारे 14 की पीएच स्केल पे। तो पीएच स्केल पे सलाइवा जो होता है उसका पीएच आता है हमारा 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक पीएच है, ठीक है। अब स्लाइटली एसिडिक किस लिए था? क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम था ना, टाइलिन एंजाइम, वो टाइलिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर ही काम करेगा। ये एंजाइम्स बहुत ज्यादा नखरे वाले होते हैं। ये क्या बोलते हैं? हमें तो एंजाइम्स, अगर हम कोई ना कोई डाइजेशन करेंगे भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को अगर सिंपल में चेंज करेंगे, तो हमें तो पीएच भी अपना क्या कैसा चाहिए? स्पेसिफिक चाहिए। अच्छा, कहाँ चले गए थे? अब आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। हमारे स्टमक के अंदर HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस सिक्रेट हुए हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम है? जो HCl है उसका काम है, एक तो अगर कोई बैक्टीरिया, सबसे पहले कहाँ पे काम हुआ था बैक्टीरिया को किल करने का? लाइसोसोम्स ने किया था, ठीक है। लाइसोसोम्स ने बैक्टीरिया किल कर दिए थे। अब ये तो है नहीं कि माउथ के अंदर हम बक्कल कैविटी में ज्यादा देर तक खाने को रखते हैं, नहीं रखते। तो वहां पे हो सकता है कि कुछ एक बैक्टीरिया आगे एंटर कर गए हो बोलस के साथ, हो सकता है। अब क्या होगा? अब हमारा बॉडी प्रोटेक्ट करेगी। अब इस HCl का क्या काम है? इस HCl का काम है अगर कोई भी बैक्टीरिया और आ गया होगा, ठीक है, बोलस के अंदर अगर किसी बैक्टीरिया ने और भी ज्यादा वो पहले किल नहीं हुआ होगा, तो उसको किल करने का काम कौन करेगा? HCl कर देगा। और HCl का पीएच कितना होता है? लगभग 2.8, 1.8, ठीक है। 1.8 से 2.8 की एवरेज में यह क्या होता है? वेरी करता रहता है, ठीक है। मतलब हाईली एसिडिक होता है इसका
कंटेंट, 1.8 भी दिखा देते हैं कई बुक्स में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका पीएच होता है, ठीक है। तो HCl का एक काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करने का काम है। दूसरा क्या काम है, जो हम ये एसिडिक मीडियम एक इस चीज के लिए भी प्रोवाइड करता है कि जो एक हमारा पेप्सिनोजन जो सिक्रीट हुआ है ना, पेप्सिनोजन एंजाइम, वो पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव स्टेट है, ठीक है। अब ये एक्टिव होगा तभी तो क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा फूड को। अब ये डाइजेस्ट कब होगा, जब इसे एसिडिक मीडियम मिलेगा, और वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन करवाएगा, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा हमारा HCl। तो HCl का जो pH होता है वो पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। तो HCl का क्या क्या काम हो गया, एक तो बैक्टीरिया किल करने का काम हो गया, और दूसरा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम हो गया। पेप्सिन क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। पेप्सिन क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। अब इसका भी हम आगे ये फंक्शन पढ़ेंगे कि पेप्सिन का काम क्या होता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का, ठीक है। पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का। प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन नाम का एंजाइम करेगा। पेप्सिन एक एक्टिव स्टेट है, और ये किससे चेंज हुआ है, एक इनएक्टिव स्टेट से, जो कि पेप्सिनोजन है उससे एक्टिवेट किया गया है पेप्सिन के अंदर, ठीक है। जो कि क्या काम करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, ठीक है। प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में चेंज करने का काम करेगा, ठीक है। ये चेंज कर दिया। अब और क्या काम होगा, देखो ये थे HCl के काम, ठीक है। अब और क्या होगा, पेप्सिनोजन का हमने काम देख लिया कि ये एक इनएक्टिव स्टेट है, एसिडिक pH मिलते ही क्या करेगी, पेप्सिन में कन्वर्ट, और ये क्या कर देगा, एंजाइम हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। मतलब उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको अमाइनो एसिड में, मतलब उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आ गया म्यूकस का रोल। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि एक मोटी सी लेयर हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग के ऊपर चारों तरफ बना लेता है। अब इस म्यूकस का क्या काम है, अब हमें एक चीज का और पता है, चलो ये HCl ने अच्छे काम तो कर दिए, लेकिन इतना ज्यादा एसिडिक pH हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इतना ज्यादा एसिडिक pH होगा वो हमें क्या कर सकता है, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी की लाइनिंग्स को डैमेज कर सकता है, हमें अल्सर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वॉल है, स्टमक की वॉल्स हैं, उनको खराब कर सकता है, ठीक है। तो इतना हाईली एसिडिक pH हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब उससे बचाएगा कौन, लेकिन अगर एसिडिक pH नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या हुआ, जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस को सिक्रीट करती रहेंगी, और एक मोटी सी लेयर कहाँ पे बना दी, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग के ऊपर बना दी, ठीक है। अब इस म्यूकस का क्या काम है, एसिड से प्रोटेक्ट करने का, एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, म्यूकस करेगा, ठीक है। तो म्यूकस ने क्या कर दिया, हमारे एसिड को, एसिड से क्या कर दिया, हमारे स्टमक की वॉल्स को बचाने का काम कर दिया, ठीक है। तो ये था सारा का सारा स्टमक के अंदर डाइजेशन। तो अब तक हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पढ़ा है कि सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या कर दिया, बकल कैविटी के अंदर हमारा स्टार्च का डाइजेशन हुआ था कुछ एक, उसके बाद अब स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन हुआ है, स्टमक के अंदर हमारा जो प्रोटीन पार्ट है फूड के अंदर उसका डाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद पहले तो हमने क्या देखा था कि जो सलाइवा के साथ फूड मिक्स होके किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, बोलस की फॉर्मेशन कर रहा था। अब ये बोलस गैस्ट्रिक एंजाइम्स, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रीशन के साथ मिलके, मतलब जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के साथ मिलकर के किसका काम कर देगा, काइम की फॉर्मेशन ले लेगा। क्या कर दिया, CHYME, ठीक है। तो जो बोलस था वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन के साथ मिलके किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो कर देगा काइम की फॉर्मेशन। तो पहले जब बक्कल कैविटी के अंदर था तब तक हम उसको क्या बोल रहे थे, फूड बोल रहे थे। इसोफेगस के अंदर जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो गया तो हमने उसको नाम दिया था बोलस। अब जब वो स्टमक के अंदर आ गया और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने जो भी सिक्रेट आउट किया था HCl, पेप्सिनोजन, ठीक है, और म्यूकस, उसके साथ में मिलके क्या कर लिया, उसने काइम की फॉर्मेशन कर दी। अब काइम क्या होता है, काइम एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसके अंदर थोड़ा बहुत किसका,
स्टार्च का डाइजेशन हुआ होता है और थोड़ा बहुत प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ होता है। तो अब किसकी फॉर्मेशन होगी? काइम की फॉर्मेशन होगी। अब ये काइम क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक फूड एंटर करेगा उससे पहले हमारी बॉडी के अंदर 2 ग्लैंड्स और प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक का नाम है लिवर और दूसरी का नाम है पेंक्रियाज। दूसरी का नाम है पेंक्रियाज। ये क्या करेंगी? ये भी अपना सिक्रीशन इंटेस्टाइन के अंदर ही सिक्रीट करेंगी। लेकिन उस अगर ये इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट करेंगी तो इंटेस्टाइनल जूस भी, ठीक है, मतलब जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होंगे वो भी अपना सिक्रेशन इंटेस्टाइन में ही छोड़ेंगे, पैंक्रियाज भी अपना सिक्रेशन इंटेस्टाइन में ही छोड़ेगी और लिवर भी अपना इंटेस्टाइन में ही सिक्रेशन छोड़ेगी। तो उससे पहले अब ये देख लेते हैं कि पैंक्रियाज और लिवर फॉर्मेशन किसकी करती हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स थे वो क्या बताई थी कि एक्सोक्राइन नेचर के होंगे। तो लिवर भी कैसा है? एक्सोक्राइन नेचर का है, मतलब इसके अंदर डक्ट मिलेगी। और पैंक्रियाज हमने बताया था कि ड्यूअल नेचर का होता है, मिक्स ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन का भी काम करेगा और एंडोक्राइन का भी काम करेगा, ठीक है। तो पहले ये क्या है? एक मिक्स ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन नेचर का भी है और एंडोक्राइन नेचर का भी। अब लिवर के अंदर क्या क्या सिक्रीशन होते हैं वो देख लेते हैं। अब अगर लिवर भी क्या है? एक ग्लैंड है। हाँ, लिवर जो होता है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा होता है? लिवर होता है। और इसका साइज जो हमारा वेट होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.6 kg, ठीक है। कितना होता है? 1.6 kg, लगभग 1.5 किलो इसका वजन होता है। किसका? लिवर का। और लिवर क्या है? हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड है और एक्सोक्राइन नेचर की है, मतलब एक डक्ट के थ्रू क्या करेगी? अपना सिक्रेशन बाहर छोड़ देगी। अच्छा, अब वो सिक्रेशन है क्या? वो सिक्रेशन होता है बाइल जूस। लिवर क्या सिक्रीट करती है? बाइल जूस सिक्रीट करती है। अब ये बाइल जूस का क्या काम है? बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब एक बात बताओ, इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो लार्ज फूड के लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज को स्मॉल के अंदर तोड़ने का काम होता है। हमने जो खाना खाया है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फैट का डाइजेशन होना है, लेकिन वो एंजाइम्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है कि वो ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। जो फैट है उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर वो कन्वर्ट, सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करती है लिवर? लिवर बाइल जूस सिक्रेट करती है जिसका काम होता है फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना। अब मान के चलो ये है, ठीक है, ये क्या है? फैट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? फैट के मॉलिक्यूल्स है। अब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो हमारे एंजाइम्स हैं वो एक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ आउटर सरफेस पे ही एक्ट कर पाएंगे, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? जो लीवर क्या करती है? इमल्सिफिकेशन करती है, मतलब इन बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। मतलब ये डाइजेस्ट तो नहीं करती लेकिन डाइजेस्ट करने में हेल्प जरूर करती है। तो हमारा जो बाइल जूस होता है उसका क्या काम है? बाइल जूस जो होता है उसके अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो बाइल सॉल्ट्स, एक बाइल पिगमेंट। एक का तो काम क्या था? देखो इसके 2 काम है। क्या काम है? एक तो बाइल जूस का काम है फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना। अब इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो पिगमेंट्स क्या करती हैं? सिर्फ इतना ही बता देते हैं, जो इसके अंदर 2 पिगमेंट प्रेजेंट होती है ना बाइल जूस के अंदर, एक काम तो ये हो गया और दूसरा काम क्या है? इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। पिगमेंट का मतलब है कि ये क्या करती है? कलर प्रोवाइड करती होंगी कोई ना कोई। जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या थी? वो भी एक तरीके की कलर्ड पिगमेंट है। वो हमारे ब्लड को कैसा कलर देती है?
रेड कलर प्रोवाइड करती है। सेम इसी तरीके से जो हमारा बाइल जूस होता है लीवर के अंदर, उसके अंदर दो तरीके की पिगमेंट होती हैं। वो पिगमेंट क्या करेंगी, बिल्यूरिबिडिन, ठीक है, इस तरीके की पिगमेंट्स होती हैं। सिर्फ ये याद रखो कि वो जो पिगमेंट है उसके कारण क्या होता है, जो हमारा यूरिन है उसका कलर येलो कलर की पिगमेंट होती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, हमारा यूरिन का कलर येलो हो जाता है। और दूसरी जो पिगमेंट होती है उसके कारण जो हमारा फीकल मैटर है उसका कलर ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण है, जो हमारी बाइल पिगमेंट्स हैं उनके कारण है, ठीक है। तो बाइल जूस के अंदर क्या क्या फंक्शनिंग हुई, बाइल जूस के अंदर जो हमारी लिवर होती है उसका वेट लगभग 1.6 kg होता है, और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब अपना सिक्रीशन क्या करेगी, डक्ट के थ्रू बाहर निकालेगी। अब जो हमारा बाइल जूस है उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो वो क्या काम करेगी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगी, मतलब फैट को इमल्सिफाई करने का काम करेगी। जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे में तोड़ने का काम करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, नहीं, फैट तो फैट ही रहेगा, बस उसका साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया। साइज छोटा करने में और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत फर्क है। तो इमल्सिफिकेशन में क्या करेगा, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है उसको जस्ट छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मान लो ये पेन है, इसके अगर मैं 4 टुकड़े कर दूं तो वो उसका इमल्सिफिकेशन होगा, उसका डाइजेशन करना नहीं होगा, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब पता चला कि उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, कई टुकड़ों में बांट दिया, उसको सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में नहीं बांटा, उसको सिर्फ क्या किया है, छोटे पार्टिकल्स बनाए हैं उसके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा काम क्या था, इसके अंदर कलर्ड पिगमेंट भी प्रेजेंट होती हैं। उन पिगमेंट्स का क्या काम होता है, उन पिगमेंट्स का काम होता है कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। वो कलर्ड पिगमेंट कहाँ पे जाके अपना काम करेंगी, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। तो वो जो टॉक्सिक होती हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब बाहर कैसे निकलेगा, जैसे कि यूरिन है उसका कलर येलो हो जाएगा। अब वो जो पिगमेंट्स हैं वो किसके अंदर चली जाएंगी, वो पिगमेंट सारी की सारी यूरिन के अंदर चली जाएंगी और हमारे फीकल मैटर के अंदर चली जाएंगी। फीकल मैटर का कलर ब्राउन करने का काम करेंगी, और जो हमारा यूरिन है उसका काम क्या होगा, येलो करने का काम होगा, ठीक है। तो एक इसकी फंक्शनिंग थी हमारी लीवर की। लीवर ने क्या किया, बाइल जूस प्रोड्यूस किया। अब जो लीवर्स की सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली बाइल जूस को सिक्रीट करती रहेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लगातार खाना खाते रहते हैं और उसके अंदर हमें बाइल जूस की सारा दिन ही ज़रूरत होती है, नहीं, हमें उसकी एक स्पेसिफिक टाइम पे ज़रूरत होती है, ठीक है। तो तब तक क्या होगा, बाइल जूस के सिक्रीट नहीं होगा, नहीं, लेकिन जो हमारा बाइल जूस सिक्रीट होगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की भी ज़रूरत है। अच्छा, पहले लीवर की पोजीशन का पता करो, पोजीशन क्या होती है लीवर की। लीवर की पोजीशन देखो, हमारी बॉडी के हमने 3 पार्ट बताए थे, यहाँ पे बना देते हैं। क्या, मान लो ये हमारा हेड पोर्शन है, ये हमारा नेक का पोर्शन है, उसके बाद ये हमारा बॉडी का पोर्शन है। तो इसको हमने क्या बोला था, हेड, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स का पोर्शन होता है। और उसके नीचे का जितना, चेस्ट कैविटी से नीचे का जितना भी पोर्शन रह गया वो आता है हमारा अब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो लिवर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिवर हमारे अब्डोमिनल कैविटी में अपर साइड में राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है। लिवर की पोजीशन क्या है, अब्डोमिनल कैविटी में राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट होगी, हमारी लिवर प्रेजेंट होगी। और लिवर का वेट कितना है, 1.6 kg है, ठीक है। अब ये जो लिवर है इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके जस्ट लिवर जो हमारे अब्डोमिन के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है उसके जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है स्टोर करने का, स्टोर बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करेगा, हमारा गॉल ब्लैडर करेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी फंक्शनिंग किसकी थी, हमारी लिवर की फंक्शनिंग थी, ठीक है। अब जो लिवर होती है वो क्या करेगी, देखो मान के चलो ये एक लिवर है, ठीक है, लिवर में से डक्ट आई, ठीक है, उसने क्या कर दिया, गॉल ब्लैडर के अंदर
उसको स्टोर करवा दिया। अब जो गॉल ब्लैडर है उसमें से एक और डक्ट निकलेगी जो कि इंटेस्टाइन में पहुंचा देगी इसको, ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी एक चीज है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, लिवर, लिवर ने क्या बनाया, बाइल जूस बनाया। बाइल जूस जो है वो एक डक्ट से होता हुआ कहाँ चला गया, बाइल जूस एक डक्ट से होता हुआ चला गया हमारे गॉल ब्लैडर में, जहाँ की पे उसकी क्या होगी, स्टोरेज होगी। उसके बाद एक डक्ट आएगी जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट्स के साथ भी मिल जाएगी, जो डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलेगी। उसके बाद एक डक्ट पैंक्रियाज की साइड से भी आएगी और वो इस तरीके से इसमें मिलके एक कॉमन डक्ट के तरह काम करके वो कॉमन डक्ट किसके अंदर चली जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो था सारा का सारा किसके बारे में, लिवर के बारे में। नेक्स्ट पोर्शन आ गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है, पैंक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि एक्सोक्राइन नेचर भी शो करता है और एंडोक्राइन भी। मतलब डक्ट के थ्रू तो क्या करेगा, एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा, और बिना डक्ट के मतलब डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या छोड़ देगा, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कर देगा, ठीक है। हार्मोन कौन से सिक्रेट करेगा, हार्मोन करेगा ये इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करेगा और एंजाइम्स सिक्रेट करेगा, ठीक है, एंजाइम से सिक्रेट करेगा। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो पैंक्रियाज के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, पैंक्रियाज के अंदर एक तो लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो किसका डाइजेशन करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा, ठीक है, फैट्स को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। और कौन सा, पेप्सिन एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने देखा था स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजन था वो पेप्सिन में कन्वर्ट होके पार्शियल डाइजेशन कर रहा था, किसका, प्रोटीन्स का। और इंटेस्टाइन क्या होती है, हमारे कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है, और पैंक्रियाज का और लिवर का दोनों का सिक्रेशन किसके अंदर जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में ही होगा, ठीक है। तो वहां पे अब ये एंजाइम कौन कौन से सिक्रेट करे हैं, लाइपेज, पेप्सिन एंजाइम सिक्रेट कर दिया, ठीक है, फैट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, लाइपेज हो गया और एक प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम जो होता है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके एंजाइम्स। अब ये जो सारे, अब इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, जो हमारा स्टमक खत्म होता है, ठीक है, पाइलोरिक रीजन के अंदर क्या होगा, पाइलोरिक वो रीजन होता है जो हमारे स्टमक का लास्ट पोर्शन होता है। अब उस पाइलोरिक रीजन से एक स्पिंचर मसल आई थी जो कि इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में खुल रही थी, ठीक है। अब जहां पे, अब ऐसे मान के चलो कि ये स्टमक है, ये इसका पाइलोरिक रीजन है, अब ये यहाँ पे क्या हो रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुल रही, तो ये कौन सा पार्ट था, डिओडिनम का पार्ट था। डिओडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है डिओडिनम, और स्टमक का जो लास्ट पोर्शन है पाइलोरिक रीजन, उनके बीच में एक डक्ट प्रेजेंट होती है, ये नलिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो हमारी पैंक्रियाज होती है उसकी पोजीशन क्या है, पैंक्रियाज की पोजीशन है इस डिओडिनम पार्ट के अंदर, ऐसे लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पैंक्रियाज बोलेंगे। तो पैंक्रियाज भी हमारी अब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और अब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी कहाँ पे, स्टमक के जस्ट पीछे, और डिओडिनम के और स्टमक के बिल्कुल बीच में भी, ठीक है। मतलब स्टमक से पीछे की साइड प्रेजेंट होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, और वो डिओडिनम के पार्ट में उलझा हुआ मिलेगा, इस पोर्शन के अंदर मिलेगा जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है और हमारे स्टमक की एंडिंग हो रही है, उस पोर्शन के अंदर बीच में फंसा हुआ मिलेगा, और वहां से क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को सिक्रेट करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे के सारे सिक्रेशंस का क्या काम है, ये भी पता चल गया भाई पैंक्रियाज की पोजीशन क्या होती है, कौन सी पोजीशन है, बिटवीन स्टमक एंड डिओडिनम, इस पोर्शन में हो जाएगी, और ये क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक
स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों काम करता है कौन कौन से, ये काम करेगा एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन की तरह भी। एंजाइम्स हमने देख लिया कौन कौन से सिक्रेट करेगा, और दूसरी चीज ये क्या चीज सिक्रेट करेगा, दूसरी चीज सिक्रेट करेगा हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन क्या करती है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल को रेगुलेट करती है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या करेगी, जो हमारा शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। तो शुगर की बीमारी किसको होगी, जिसका पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा। अच्छा, अब इसके जो एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, देखो अब इसके अंदर से जो एंजाइम्स निकल के आए हैं लाइपेज एंजाइम, वो जाके काम कहाँ पे करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और हमने एक चीज देखी थी, जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसको तोड़ने का काम किसने किया था, उसको इमल्सिफाई करने का काम किया था हमारे बाइल जूस ने, ठीक है। बाइल जूस ने क्या किया, फैट का इमल्सिफिकेशन किया, उसके बाद ये फैट का क्या किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा, किससे, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के द्वारा। तो ये जो फैट होगा, जो हमारा फैट होगा, उस फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में चेंज करने का काम कौन करेंगे, जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, वो करेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीएज एंजाइम होगा, जो प्रोटीएज एंजाइम है वो कंप्लीटली क्या कर देगा, प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ये थे इसके पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं उनके काम। अब वो जो अब ये डाइजेशन किसका हुआ है, जो हमारे काइम के अंदर कौन चीजें प्रेजेंट थी, हमारे काइम के अंदर जो बचा हुआ स्टार्च प्रेजेंट था, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है, अमाइलेज, क्या अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि किसका डाइजेशन करेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में, फिर उसकी सिंपल फॉर्म शुगर्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, ये कर देगा, ठीक है। एक कौन सा हो गया हमारा, अमाइलेज। अब ये बोलोगे कि भाई अमाइलेज जो एंजाइम था, जैसे टाइलिन बोल दो या फिर अमाइलेज एंजाइम बोल दो, माउथ के अंदर भी तो स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, लेकिन माउथ के अंदर जो हमारा फूड होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हो पाता, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्च अनडाइजेस्टेड भी रह गया कुछ, ठीक है। तो वो पोर्शन डाइजेस्ट कहाँ पे जाके होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम्स थे हमारे, लाइपेज, पेप्सिन और प्रोटीएज, ठीक है, और कौन सा, अमाइलेज, ये सारे के सारे एंजाइम जाके क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब एक तरीके से ये लगा लो, ये है हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज है, और ऊपर से क्या चीजें आ रही थी हमारी, ये हमारी मान लो लीवर है, ठीक है। लीवर से बाइल जूस सिक्रीट हो रहा था और एक ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसके अंदर स्टोर हो रहा था। एक डक्ट तो ये आ गई थी, अब ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इस तरीके से आएगा डक्ट, और पैंक्रियाज से भी क्या होगी, एक डक्ट आ जाएगी, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आए हैं, ठीक है, और लीवर से क्या आया हमारा, बाइल जूस आए हैं, और पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो जाके एक कॉमन डक्ट को क्या कर लेंगी, ज्वाइन कर लेंगी, और जो हमारी पैंक्रियाज होती है उसको हम नाम देते हैं एक हिपैटिक, एक हिपैटिक, ठीक है। तो और हमारे लिवर के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक कॉमन हिपैटिक डक्ट को क्या कर लेगी, वो ज्वाइन कर लेगी, और ये किसके अंदर जाके खुलेगी, ये एक पोर्शन के अंदर खुलेगी जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये डक्ट खुल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिक्रेशन कहाँ पे आ गया, इंटेस्टाइन। अब जो इंटेस्टाइन है उसके भी खुद के कुछ ना कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो भी कोई ना कोई सिक्रेशन करेंगे। अब इंटेस्टाइन के अंदर अगर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब इंटेस्टाइन में कौन कौन से टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल। हाँ, और जो पैंक्रियाज थी हमारी
उसका और क्या काम होता है, ये सारी चीजें तो वो सिक्रीट करेगी ही, साथ में वो क्या करेगी, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करेगी। ठीक है, बेसिक मीडियम क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम था, ठीक है, उस पेप्सिनोजन था, उसको एक्टिव करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। लेकिन जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स हैं और जो लिवर ने और पैंक्रियास ने जो एंजाइम्स सिक्रीट किए हैं वो भी बहुत ज्यादा क्या है, अपने टेम्परेचर के और जो पीएच है उसके स्पेसिफिक हैं। अब वो बोलते हैं कि हम तो बेसिक मीडियम के अंदर ही एक्टिव होंगे, तो यहाँ पे अब बेसिक मीडियम भी करना जरूरी है, क्योंकि जो काइम है वो क्या है, एक हाईली एसिडिक फूड है। काइम के अंदर बहुत सारा HCl भी तो मिला था, अब उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और वो बेस आएगा कहाँ से, वो बेसिक कंटेंट आएगा हमारे पैंक्रियाज से। अब जो पैंक्रियाटिक जूस था वो क्या था, नेचर के अंदर वो एल्केलाइन नेचर था, एल्केलाइन बोल दो या फिर बेसिक बोल दो। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करेंगे, इंटेस्टाइन से कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। अब इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स सिक्रीट होंगे, एक तो म्यूकस सिक्रीट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। म्यूकस ग्लैंड्स मोस्टली हमारे इसोफेगस के अंदर भी प्रेजेंट होंगे और स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, और म्यूकस ग्लैंड हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो म्यूकस ग्लैंड तो अपना क्या करेंगे, म्यूकस ग्लैंड होंगे वो म्यूकस की सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड तो म्यूकस की सिक्रीशन करेंगे। और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं उसके अंदर एक तो प्रेजेंट होगा सुक्रेज एंजाइम, ठीक है, सुक्रेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, एक हमारा लैक्टेज एंजाइम, ठीक है, और हमारा माल्टेज एंजाइम। ये 3 टाइप के क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब वो कंप्लीट डाइजेशन किसकी वजह से है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो फैट्स होंगे उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो हमारे फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए कौन से आए थे, लाइपेज एंजाइम था, वो कर देगा। ठीक है, बच्चे हमारे अंदर और किस किस चीज की बात, अगर मान लो प्रोटीएज एंजाइम है वो क्या कर देगा, प्रोटीन का डाइजेशन। तो इसलिए हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन साइट, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन की साइट कौन सी है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अच्छा, अब जो सुक्रेज होगा वो क्या कर देगा, ये सारे के सारे एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए हैं। ठीक है, तो ये इनके काम हो जाएंगे। सुक्रेज क्या करेगा, शुगर्स के अंदर चेंज कर देगा, लैक्टोज के मिल्क के अंदर जो शुगर होगी भाई उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी एंजाइम होता है। ठीक है, EASE, ये ASE वर्ड जहां पे भी आ जाए इसका मतलब वो एंजाइम है। अब न्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम होगा, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो सेल्स के अंदर सेल्स डिस्ट्रॉय भी तो होती हैं और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो डिस्ट्रॉयड सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, उनका भी डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को, जो हमारी न्यूक्लिक एसिड होगी उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है चाहे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन हो गया, और किस चीज का डाइजेशन हो गया, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आए हैं उसमें डिफरेंट टाइप के हमने बता दिया था कि वो क्या करेंगे, फैट को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे और स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर लेंगे। जो अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे यही ग्लैंड्स प्रेजेंट थी। माउथ के अंदर जो हमारी बक्कल कैविटी है उसके अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट थी, सलाइवरी ग्लैंड्स, उनकी फंक्शनिंग हमने देख ली। ठीक है, दूसरी चीज हमारे इसोफेगस के अंदर म्यूकस ग्लैंड थी, उसकी फंक्शनिंग देख ली कि भाई वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद हमने किसकी देखी, स्टमक के अंदर HCl, पेप्सिनोजन, ठीक है, और म्यूकस सिक्रेट हुआ था, उन ग्लैंड्स के बारे में देखा। फिर ग्लैंड्स का नाम आया हमारे पैंक्रियाज और लीवर, उनके बारे में भी अभी पढ़ा है।
ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स थी, तो हमने मोस्टली सारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर दिया, जिसके अंदर क्या थी, एलिमेंट्री कैनाल भी थी और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन रहता है जिसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव डिजीज। ठीक है, आज ही फिनिश कर देते हैं। डाइजेस्टिव डिजीज का क्या मतलब है, अब जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है, पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके अंदर डिजीज का क्या काम है, मतलब भाई कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो हमारी बक्कल कैविटी है, ठीक है, चाहे हमारी ग्लैंड्स अच्छे से सिक्रेशन ना करें या फिर हमारी लाइनिंग में कोई दिक्कत आ जाए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स थे, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल में थे, चाहे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पोर्शन था, अगर कोई भी एक पोर्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उसी की वजह से क्या होती है, डिजीज होगी। ठीक है, उसी की वजह से हमें क्या होगी, बीमारी होगी। ठीक है, जो कॉमन डिजीज होती हैं वो क्या होती हैं, कॉमन डिजीज होती हैं, एक तो होती है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक होती है कॉन्स्टिपेशन की, एक होता है डायरिया, डायरिया होता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ एक तो ये भी होती हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, भाई किसी के अल्सर्स वगैरह हो जाए, वो बताते हैं अब किस वजह से होगी। एसिडिटी की क्या प्रॉब्लम होती है, एसिड हमारे बॉडी में सिक्रीट कहाँ पे होता है, एसिड हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है। डाइजेस्टिव डिजीज, जो हमारे स्टमक है उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो जो HCl है उसका क्या काम था, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम था। अगर मान के चलो जो ऐसी सेल्स जो हमारे क्या करती हैं, HCl को प्रोड्यूस करती हैं हमारे स्टमक के अंदर, अगर वो एक्सेसिव सिक्रीशन करने लग जाएं, अगर वो एक्सेसिव सिक्रीशन करने लग जाएं HCl का, तो क्या होगा, हमें पता है कि हमारे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कोई स्पिंचर मसल नहीं थी। स्पिंचर मसल का क्या काम था, स्पिंचर मसल का काम होता है कि हमारा जो फूड है या काइम है या बोलस है जो भी है, उस फूड को बैक फ्लो ना करवाए। स्पिंचर मसल का काम होता है कि फूड का बैक फ्लो ना हो, लेकिन ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कोई स्पिंचर मसल प्रेजेंट नहीं थी। इसका मतलब जो हमारा एसिडिक कंटेंट वाला जो बोलस बन गया था, उसके पूरे पूरे चांस हैं कि वो ऊपर की तरफ आ सकता है बैक फ्लो के। तो अब जो बोलस है वो किस वजह से बना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कंसंट्रेटेड HCl मिक्स हो चुका है। अब वो जो HCl मिक्स हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम है, लेकिन हमारे स्टमक की वॉल्स को तो प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकस से प्रोटेक्ट कर देंगे, लेकिन हमारी जो ईसोफेगस है उसके अंदर इतने ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते कि वो क्या करें, हमारी ईसोफेगस की वॉल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो जब वो बोलस ऊपर की साइड मतलब हमारे ईसोफेगस में आएगा तो हमें क्या होगा, एसिडिटी की दिक्कत, ऐसे लगेगा कि हार्ट बर्न हो रहा है। ठीक है, हार्ट बर्न की कंडीशन आ जाती है, ये बोलते हैं कि काल जैसा जल रहा है, तो वो क्या होता है, हमारे हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी की वजह से होता है। ठीक है, तो एक्सेसिव HCl का एक्सेसिव सिक्रीशन के कारण क्या होता है, HCl के एक्सेसिव सिक्रीशन के कारण हमारे एसिडिटी होती है। इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, अगर एसिड है तो उसको हम ठीक सिर्फ और सिर्फ बेस से कर सकते हैं। अगर कभी भी एसिडिटी की दिक्कत है तो उसके ऊपर ये नहीं है कि हमने पानी पी लिया और वो ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। एसिड को न्यूट्रलाइज सिर्फ और सिर्फ बेस करेगा। तो इनो जो होती है उसके अंदर भी क्या होती है, जो इनो होती है वो एक तरीके से बेसिक ही होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनो अगर नहीं लेते तो हमें है ना जो च्युइंगम होती है ना, गम चबाने वाली, वो बिना शुगर की च्युइंगम हमें चबानी चाहिए। ठीक है, गम का कर सकते हैं जो कि शुगर फ्री हो, शुगर ना हो जिसके अंदर, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। तो एसिडिटी की दिक्कत क्या है, एसिडिटी का मतलब होता है हमारे पेट के अंदर एसिड का ज्यादा सिक्रेट होना। ठीक है, तो ये हो सकती है। दूसरी जो कंडीशन है वो है कॉन्स्टिपेशन की। ठीक है, जो हमारा फीकल मैटर है, जो हमारा फीकल मैटर है, जो हमारा वेस्ट है, उसका क्या होना, एक तरीके से बहुत ज्यादा सॉलिड होना। अब कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से होता है, अगर हमारे जो फूड है उसके अंदर अगर हम वाटर का कंटेंट कम लेते हैं,
ठीक है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है। अब जो कॉन्स्टिपेशन है उसको क्योर किस तरीके से किया जाता है, उसको क्योर सिर्फ और सिर्फ कब किया जा सकता है, या तो हम क्या लें, फाइब्रस फूड लें, फाइब्रस फूड, ठीक है, और मैक्सिमम वाटर का यूज करके। क्योंकि देखो हमारे, अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी की सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी हमसे सक करेगी ही करेगी, वो उसको हमारी बॉडी के अंदर लेके ही जाएगी जितने पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम पानी कम पिएंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स को जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है वो तो क्या करेगी, हमारे इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब कर लेगी जितना करना है, ठीक है। ज्यादा अगर जरूरत होगी तो ज्यादा अब्जॉर्ब करेगी, कम जरूरत होगी तो कम अब्जॉर्ब करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कम पानी पिया तो वो कम अब्जॉर्ब करेगी, नहीं, वो उतना ही अब्जॉर्ब करेगी। उसके कारण क्या होगा, जो हमारा फीकल मैटर होगा वो आगे से स्मूथली नहीं एक्सक्रीट आउट हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे फीकल मैटर में बहुत ज्यादा सॉलिडनेस आएगी, जिसके कारण वो अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के कारण कई बार इंटरनल ब्लीडिंग या फिर अल्सर्स होने की भी दिक्कत रहती है। तो इसको क्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमें फाइब्रस फूड मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो क्या करती है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसके अंदर जो हमारे मटेरियल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, वो इंटेस्टाइन ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो एक इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है जब हमारे फूड डाइजेस्ट ना होता हो अच्छे से, ठीक है, या तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस आया हो, ठीक है, जो कि हमारे फूड मटेरियल है उसको खाने का काम कर रहा हो, ठीक है, या फिर हमारा जो वाटर कंटेंट है वो तो ज़्यादा हो लेकिन हम फूड को डाइजेस्ट अच्छे से ना कर पाते हो, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, इसको हम लूज मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी की जो पानी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है डायरिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही पीना चाहिए, हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डायरिया किसकी वजह से होता है, जो हमने इन्फेक्शन वाला पानी या तो पिया है या फिर हमने इन्फेक्शियस फूड खाया है, ठीक है, उसके कारण जो बैक्टीरिया है, अगर मान लो वो HCl से भी किल नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। अब बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, उनको क्या करना है, उनको अपनी फूड की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, तो फिर वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, पहले हमारे इंटेस्टाइन में जितना भी मैटर होगा उसको खाएंगे, ठीक है, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, इंटेस्टाइन की वॉल को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए प्रॉपरली टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी या फिर जो भी मेडिसिन होगी वो लेनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, अगर मान लो हमारे किसी के उल्टी की शिकायत है, अगर वो इन्फेक्शन की वजह से हुई है, ठीक है, अगर किसी को बार बार वोमिटिंग हो रही है और वो किस वजह से है, क्योंकि किसी बैक्टीरिया ने हमारे अंदर एंटर कर दिया। अगर वो स्टमक से ऊपर है तो हमें होगी वोमिटिंग, अगर वो स्टमक से नीचे चला गया इंटेस्टाइन के अंदर तो हमें क्या होगा, जो फीकल मैटर है तो हमें डायरिया की कंडीशन आएगी। ऐसा जब तक दवाई खा करके उस बैक्टीरिया को किल नहीं करोगे तब तक चाहे मर जाइयो, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, आपकी वोमिटिंग कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज है, जब तक वो बैक्टीरिया शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक वो पूरी कोशिश करेगी उसको बाहर निकालने की। वॉमिटिंग तब तक नहीं रुकेंगी तब तक या तो वो बैक्टीरिया शरीर के बाहर ना चला जाए या फिर वो बैक्टीरिया किल ना हो जाए। सेम इसी तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर भी अगर बैक्टीरिया ने एंटर कर लिया तो मेडिसिन के थ्रू अगर हमने उस बैक्टीरिया को किल तो कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज चाहे हमारी डेथ हो जाए, वो बैक्टीरिया बाहर निकालने के लिए बॉडी क्या करेगी, लगातार लूज मोशंस हमारे होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हमें मेडिसिन का भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक कॉमन डिजीज थी, और भी बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, बट वो तो कितना भी बढ़ा लो हमारे सिलेबस के अंदर ज़्यादा डिजीज का जिक्र है नहीं, ठीक है। तो हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल को भी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी, और साथ के साथ हमने कुछ एक डाइजेस्टिव डिजीज भी देखी हैं और उनके साथ के साथ क्योर भी देख लिया कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।